समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे घनकोण। तो हेडिंग है हमारी घनकोण सॉलिड एंगल। तो एक तो कोण होता है, कोण वृत्त की चाप के द्वारा बनता है वृत्त के केंद्र पर, और घनकोण जो है वो ठोसों में होता है। तो कोई भी हमारा गोला है तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जितना कोण बनाया जाता है उसके लिए घनकोण कहते हैं। तो परिभाषा को सुनेंगे। किसी भी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है, अंतरित का मतलब बनाता है, तो उसे ही हम लोग घनकोण कहते हैं। किसी भी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उसे घनकोण कहते हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उसे घनकोण कहते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उसे घनकोण कहते हैं, और घनकोण के लिए ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको लिख देंगे, इसे अब ये W नहीं है, ओमेगा है, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, तब गोले के अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल dA द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया घनकोण d ओमेगा बराबर dA बटे r। देखेंगे अगर कोई भी गोला है हमारी, उसकी त्रिज्या हमने स्मॉल r मान ली है, तब गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसका कोई छोटा सा भाग ले लिया। अल्पांश का मतलब हुआ छोटा सा भाग, तो गोले के पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल dA द्वारा, जो अनंत सूक्ष्म मान होते हैं उनके लिए d लगा करके प्रदर्शित करते हैं। तो अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल dA द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया घनकोण ओमेगा से प्रदर्शित कर रहे हैं। जब क्षेत्रफल छोटा है तो घनकोण भी छोटा ही होगा, तो इस वजह से घनकोण d ओमेगा बराबर dA बटे r स्क्वायर। तथा अब इसके सूत्र के लिए एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो दूसरे तरीके से लिखने के लिए यहाँ पर इसका एक चित्र बना लेते हैं, डायग्राम।
देखिए अब हमारे पास में इस तरह से एक पृष्ठ क्षेत्रफल था DA और गोले का केंद्र हो गया कैपिटल O। अब यहाँ पर जो पृष्ठ क्षेत्रफल है इस तरह से तिरछा बना हुआ है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो इधर की ओर है। तो यहाँ पर जो आप ये कह सकते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल DA का जो क्षेत्रफल सदिश है वो हमारा इस तरह से इसके सामने की ओर ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ एक बिंदु कैपिटल P हो गया, ये पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश वेक्टर DA हो गया और O से लेकर के बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r हो गई और यहाँ पर ये इस दिशा दिखाने के लिए एकांक सदिश n कैपिटल के लिए लिख दिया गया है। अब यहाँ पर जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है उसके द्वारा यहाँ पर कितना कोण बनेगा उसके लिए यहाँ d ओमेगा लिखा गया है। तो यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल इस तरह से तिरछा था, जबकि यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल इस तरह से जो सीधा होगा उसके द्वारा सीधा जो कोण बनेगा वो घनकोण होगा। तो घनकोण के लिए अब साधारण रूप से जो कोण होते हैं उनके लिए ऐसे करके बनाते हैं, घनकोण होते हैं तो उसको पूरा ऐसे करके राउंड करके बनाते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर ऐसे करके राउंड करके बना हुआ है वो हमारा घनकोण है। तो यहाँ पर जो पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा DA था वो तिरछा बना हुआ है, तो बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं। ये बीच पहले भी बताया गया है कि अगर इस तरह से बीच में कोई चीज ऐसे तिरछी है तो तिरछी वाली चीज के हमेशा दो मान होते हैं, एक इधर और एक इधर। जिधर की तरफ कोण है उधर cos थीटा, जिधर कोण नहीं है उधर sin थीटा। तो अगर हमारा ये क्षेत्रफल ऐसे करके DA है तो इसका मान इधर जब लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा DA sin थीटा और इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा DA cos थीटा। तो जो सीधा पृष्ठ क्षेत्रफल है हमारा वो ये इतना हो गया, जिसके लिए प्रक्षेप बोलेंगे तो ये इतना हो गया। अब ये हमारी चीज ये वाली बन गई, कोण जो थीटा था वो हमारा ये वाला हो जाएगा यहाँ पर। तो जो पृष्ठ क्षेत्रफल का हमारा जो प्रक्षेप हो गया वो हमारा DA cos थीटा बन जाएगा, बिल्कुल सीधा ऐसे करके। और इसके द्वारा ही केंद्र पर जो बनाया गया कोण होगा वो हमारा घनकोण d ओमेगा हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो घनकोण है वो d ओमेगा बराबर देखेंगे d ओमेगा बराबर। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल बन गया वो हमारा इस प्रक्षेप के बराबर बैठेगा, तो वो हमारा हो जाएगा DA cos थीटा। तो d ओमेगा बराबर हो जाएगा हमारा ऐसे करके DA cos थीटा और बटे त्रिज्या का वर्ग r स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या d ओमेगा बराबर सरल रूप में इसको लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से वेक्टर DA डॉट। अब यहाँ पर दूसरी चीज हमारी जो साथ में दिशा दिखाने के लिए है वो n कैप लिखी गई है, तो वेक्टर DA डॉट n कैप और बटे r स्क्वायर। जब यहाँ पर इस चीज को बोलेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा हमारा a डॉट b बराबर AB cos थीटा होता था, फर्स्ट में पढ़ते थे। तो a डॉट, अब यहाँ पर वेक्टर DA डॉट n कैप है, तो DA और n कैप जो एकांक सदिश है, एकांक सदिश का मान हमेशा एक ही होता है, तो इस वजह से इसका मान एक हो जाएगा और बाकी के cos थीटा, मतलब इस तरह से हो जाएंगे। इस चीज के लिए ऐसे करके लिखा जाएगा n कैप का मोड और बाकी के cos थीटा। तो DA तो वैसे रहेगा, n कैप का मोड का मान एक हो गया गुणा cos थीटा, तो एक से गुणा करेंगे इतना ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा DA cos थीटा। मतलब वेक्टर DA डॉट n कैप का मान हमारा DA cos थीटा ही रहेगा। तो इस तरह से इस चीज के लिए यहाँ पर इतना लिख दिया गया। एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोई भी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है गोले के केंद्र पर जितना कोण बनाता है उसके लिए ही हम लोग घनकोण कहते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हमने गोले की त्रिज्या r मान ली, एक छोटा सा क्षेत्रफल DA ले लिया, तो उसके द्वारा बनाया गया जो घनकोण है वो d ओमेगा बराबर DA बटे r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में जिस समय पर पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसे तिरछा है तो उसका जो सीधा प्रक्षेप बनाएंगे तो कोण थीटा की वजह से सीधा प्रक्षेप जो हमारा DA cos थीटा बन जाएगा। यहाँ पर एक आंख सदिश n कैप है, क्षेत्रफल DA हो गया और यहाँ इसका मुंह आगे की ओर है, दिशा इधर की ओर है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमारा जो क्षेत्रफल सदिश है वेक्टर DA वो इस तरह से हो जाएगा और इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको हमने थीटा मान लिया है। यहाँ जो बिंदु P था तो O के लिए केंद्र मान करके r त्रिज्या का यहाँ से ऐसे गोला खींच करके प्रक्षेप बना लिया, तो ये प्रक्षेप हमारा यहाँ पर केंद्र पर जो कोण बनाएगा वो हमारा घनकोण d ओमेगा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो घनकोण का सूत्र रहेगा वो हमारा d ओमेगा बराबर DA cos थीटा बटे r स्क्वायर।
और डी कॉस थीटा को हम लोग वेक्टर डी डॉट एन कैप लिख सकते हैं और बटे आर स्क्वायर। इस तरह से हमारा इतना घनकोण रहेगा। और घनकोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है, उसको यहाँ लिख देते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो घनकोण का जो मात्रक होगा हमारा वो स्टेरेडियन हो जाएगा। तो इतना था हमारा घनकोण। इसके बाद हेडिंग डालेंगे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत बल रेखा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उससे संबंधित कुछ होगा। वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत का मतलब हुआ बिल्कुल सीधी, लंबवत हो जाएंगी, अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला या उस पृष्ठ से बद्ध, बद्ध का मतलब हुआ संबंधित, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला या उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। देखें जरा, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला या उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक वैद्युत, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देख लेते हैं जरा डायग्राम के लिए थोड़ा सा इसमें। ये हमारा कोई भी पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया,
कैपिटल ए। अब इससे हमारी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो अविलंबवत हो जाएंगी। देखेंगे दो तरह के डायग्राम, दो तरह के हमारे बड़े चित्र हैं हमारे। अब यहाँ पर हमारा कोई भी काल्पनिक पृष्ठ हो गया जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है। तो पहले चित्र, यहाँ चित्र पर ध्यान देंगे। यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से पृष्ठ के बिल्कुल अविलंबवत गुजर रही है। दूसरी स्थिति यह है कि यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो लंबवत ना गुजर करके अविलंबवत की स्थिति से थीटा कोण पर गुजर रही हैं। तो पृष्ठ वही है, क्षेत्रफल कैपिटल है, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं सीधे लंबवत ना गुजर करके इस तरह से कोण थीटा पर गुजर रही हैं। तो दो स्थितियों में फ्लक्स का हमारा यहाँ पर सूत्र रहेगा। तो पहले चित्र के अनुसार माना वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल ए से अविलंबवत गुजर रही हैं। तब पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, जिस समय पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल ए से अविलंबवत गुजर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो फाई ई बराबर कैपिटल ई और कैपिटल ए। ई हो गया वैद्युत क्षेत्र और कैपिटल ए हो गया हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल, फाई ई बराबर ई ए। अब दूसरे वाले चित्र के अनुसार अगर वैद्युत बल रेखाएं लंबवत नहीं गुजर रही हैं, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अविलंबवत ना गुजरकर किसी कोण थीटा पर गुजर रही हो, तब पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर। तो जिस समय पर वैद्युत बल रेखाएं
हमारी पृष्ठ के लंबवत ना गुजर करके किसी कोण थीटा पर गुजर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है फाई ई, वो हमारा हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। इस तरह से कितना हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग सदिश रूप में लिख सकते हैं, या फाई ई बराबर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। जब इसके लिए खोलेंगे तो ई डॉट ए बराबर ई ए कॉस थीटा रह जाएगा। देखेंगे जरा एक बार ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला या उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। पहली स्थिति के अनुसार वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए जब लंबवत गुजर रही है, दूसरी स्थिति के अनुसार जब थीटा कोण पर गुजर रही है, तो ऐसी स्थिति में फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, या इसके लिए फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए लिख देंगे। इसका मात्रक लिख देंगे यहाँ, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। इस तरह से हमारा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। अब वैद्युत फ्लक्स हमारे दो तरह के होते हैं, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, एक ऋणात्मक। तो केवल इसको समझ लेना है, अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से अभिलंबवत या थीटा कोण पर बाहर की ओर जा रही है, मतलब ऊपर की ओर गुजर रही है, जैसे यहाँ और यहाँ गुजर रही है, तो ऐसी स्थिति में जो वैद्युत फ्लक्स है हमारा वो धनात्मक होता है। और अगर बल रेखाएं हमारे ऊपर की ओर ना गुजर करके अंदर की ओर प्रवेश कर रही हो, अगर ये नीचे की ओर आ रही होती, तो ऐसी स्थिति में वैद्युत फ्लक्स का मान हमारा ऋणात्मक हो जाता। तो जब ऊपर की ओर गुजर रही है तो धनात्मक वैद्युत फ्लक्स, और अंदर की ओर प्रवेश कर रही है तो ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स।